नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे संतों का अपमान, यूपी में संग्राम, क्योंकि अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच एनकाउंटर को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग अब मठाधीश और संत महंत तक पहुंच चुकी है। साथ ही आपको दिखाएंगे सदस्यता की रिपोर्ट किसने किया सपोर्ट, क्योंकि बीजेपी अब खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रखी है जो कि नेताओं के सियासी भविष्य के लिए बहुत खास होंगे। वही बात करेंगे योगी का फॉर्मूला उत्तराखंड में लागू, क्योंकि अब उत्तराखंड में भी दंगाइयों जो विरोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री। अपराधी जिस प्रकार की भाषा, माफिया जिस प्रकार की भाषा में समझेगा, उस भाषा में उसको समझाने का कार्य करो। मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। मुझे लगता है वो अपनी भाषा से योगी आदित्यनाथ जी चरितार्थ कर रहे हैं। अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मानी की उद्देश्य जो भी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। मठाधीश और माफिया के बाद अखिलेश यादव ने साधु संतों के लिए एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी पर निशाना साधने के चक्कर में साधु संतों से पंगा ले लिया। और इस बार अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में जाति ढूंढने के अलावा न सिर्फ संतों की भाषा पर सवाल उठा दिए हैं, बल्कि उन्होंने संतों के लिए धूर्त जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव ने कहा, भाषा से पहचानिए संत महंत असली हैं कि नहीं। तो सीएम योगी ने कहा कि संतों का हर काम देश और समाज के नाम होता है। अखिलेश यादव ने कहा, संतों की पहचान भाषा से होती है। इस पर केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव की भाषा समाजवादी पार्टी को समाप्त कर देगी। वहीं जब अखिलेश यादव ने साधु के वेश पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र हिंदू विरोधी हो चुका है। यानी कि एक बार फिर से यूपी की सियासत में साधु संतों के अपमान पर संग्राम छिड़ चुका है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला रहे हैं। मठाधीश और माफिया वाले बयान के बाद एक बार फिर उन्होंने संतों को लेकर एक ट्वीट किया है। अब इस बयान को लेकर तीखा विरोध भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि अखिलेश यादव ने संत सनातन को आहत करने का ठेका ले रखा है। अखिलेश यादव जी हिंदू धर्म को, सनातन को, साधु सन्यासियों को, रामायण को, भगवान राम को आहत करने का ठेका ले रखे हैं। अखिलेश जी कहते हैं साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, मठ और माफिया एक होता है। काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं और सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ के कहते हैं। अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाते हैं। क्या अखिलेश यादव जी दूसरे धर्म पे कभी टिप्पणी किए हैं? नहीं करेंगे। किसी की पहचान कपड़ों से नहीं होती, वेशभूषा से नहीं होती, उसके शब्दों से होती है। शब्दों से व्यक्ति का चरित्र समझ में आता है। और जिस तरीके के शब्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी संविधान की शपथ लेकर के, खुद को संत कह करके, खुद को मठाधीश कह करके जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। दूसरों को अपशब्द कहने वाली समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब हर कोई पहचानता है। संगठित अपराध को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव आज अपशब्दों से घबरा रहे हैं, अपशब्दों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। सच बात यह है कि जितने अपशब्द और हल्ला बोल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, राजनीति में उतना दूषित वातावरण किसी और राजनीतिक दल ने ये नहीं बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफात हुसैन ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इसलिए करते हैं क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सीधा उद्देश्य ये रहता था
कि जब चुनाव होते तो बूथ कैप्चरिंग, अब माफिया जमीन के नीचे चले गए तो बूथ कैप्चरिंग वाला कोई बचा नहीं है, इसलिए उसका विरोध। इससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया के सामने नाक रगड़ती थी और आज ये संतों को माफिया कहते हैं। चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि साल 2017 से पहले यहां उत्तर प्रदेश में विकास का बैरियर था, यहां महापुरुषों का अपमान किया जाता था। वहीं अखिलेश यादव ने भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट से सियासी पारा हाई कर रखा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में है और इसके लिए प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अब इसी सदस्यता अभियान के बीच बीजेपी खुफिया रिपोर्ट भी तैयार करवा रही है, जिसमें सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को शामिल किया गया है। खुफिया रिपोर्ट से क्लियर होगा बीजेपी के सदस्यता अभियान में कौन कितना सक्रिय रहा, सदस्यता अभियान का लक्ष्य किसने पूरा किया। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि सदस्यता अभियान में किसने लापरवाही बरती है और कौन अपने लक्ष्य से दूर रह गया। खुफिया रिपोर्ट का मकसद ये इस बात को जानना भी है कि अपने क्षेत्र में विधायकों की लोकप्रियता कितनी है, तो वहीं मंत्रियों के लिए सरकार और संगठन के बीच समन्वय किस तरह से है। यानी बीजेपी अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर वो कोशिश कर रही है, हर वो कदम उठा रही है ताकि यूपी में आगामी चुनाव की रणनीति तैयार हो सके। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी संगठन में सर्जरी से पहले उत्तर प्रदेश में खुफिया रिपोर्ट तैयार हो रही है। सदस्यता अभियान को आधार बनाया जा रहा है और उन नेताओं, सांसदों और विधायकों की लिस्ट तैयार हो रही है जो या तो सुपर एक्टिव हैं या फिर एवरेज, क्योंकि ये वही रिपोर्ट कार्ड है जो उनके सियासी भविष्य का फैसला करेगा। ये वही रिपोर्ट कार्ड है जिससे पता चलेगा नेताओं की लोकप्रियता कितनी है, क्योंकि पहले ही बीजेपी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को टारगेट दे चुकी है। यूपी में 2 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट है। एक सांसद को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। एक विधायक को 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट है। मंत्रियों को भी नए सदस्य बनाने का जिम्मा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक फाइनल होगी। इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए बीजेपी आगे की रणनीति बनाएगी, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन अपने मंत्रियों को, जो योगी सरकार में मंत्री हैं और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, उनकी बाकायदा एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करा रहा है। दरअसल आधार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान को। भारतीय जनता पार्टी ने सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को लक्ष्य दिया है सदस्य बनाने का, और इस लक्ष्य के आधार पर तय करेगी भारतीय जनता पार्टी की आखिर कौन बीजेपी के मानकों के हिसाब से फिट है। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। ये फेरबदल उपचुनाव के बाद किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी नेताओं की जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है, इसके लिहाज से भी खास हो जाता है, क्योंकि संगठन ने जो टारगेट दिया है उसे पूरा करने वालों को ऊपर, और जो सदस्यता अभियान में पीछे रह गए उनके ऊपर नेतृत्व लेवल पर आगे का फैसला लिया जा सकता है। पार्टी ने इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सांसद, विधायक, नेतृत्वकर्ता, कार्यकर्ताओं के डे टू डे मॉनिटरिंग के लिए भी प्रभावी व्यवस्था कर रखी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का सदस्यता अभियान, जो पूरे देश के अंदर अव्वल नंबर पर है, अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके और उससे बड़े स्तर पर सदस्यता के अभियान को आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों, विधायकों की रिपोर्ट तैयार करवा रही है, लेकिन उनको एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बेरोजगारी पर करवानी चाहिए। उनको एक रिपोर्ट
तैयार करवानी चाहिए गन्ना किसानों की बदहाली पर। उनको एक रिपोर्ट तैयार करवाना चाहिए उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े, अकालित समाज के ऊपर जो उत्पीड़न और दमन हुआ है उस पर। माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में परफॉर्मेंस के आधार पर नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, तो कुछ चेहरे सरकार से संगठन में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ, सिर्फ अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन इस बार खुफिया रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तराखंड अब यूपी की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि जिस कानून के दम पर सीएम योगी ने यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया, अब उसी कानून के सहारे सीएम धामी दंगाइयों को चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में सार्वजनिक क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, यानी कि अब उत्तराखंड में भी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वालों से धामी सरकार पाई वसूलेगी। अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। 2017 के पहले क्या होता था? कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। योगी के जिस फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की शामत आ गई, जिस फॉर्मूले से यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया, अब वही फॉर्मूला उत्तराखंड में लागू हो चुका है। धामी सरकार के सरकारी संपत्ति क्षति वसूली बिल को गवर्नर ने मंजूरी दे दी। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद दंगाइयों से पाई वसूलेगी सरकार। दंगा करने पर 8 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दंगा करने पर संपत्ति कुर्क होगी और दंगा नियंत्रण उपायों का खर्चा भी दंगाइयों को देना होगा। तो धामी सरकार ने भी साफ कर दिया है, अब प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से एक पैसे की वसूली होगी। किसी व्यक्ति के अंग भंग होता है तो उसके लिए अलग से उसको क्षति का प्रावधान है। किसी व्यक्ति की मृत्यु उस दौरान उस में हो जाती है तो कम से कम 7 लाख रुपए का उसमें वसूली का भी इसमें प्रावधान है। और यदि कोई जो दंगा करने वाला व्यक्ति नहीं कर पाएगा, भरपाई नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी अलग से एक इसमें कानून है, एक प्रावधान है कि उस संबंधित की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। यानी कि एक ऐसा कानून जो आने वाले टाइम पे हमारे किसी भी रूप में निजी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये कानून देश का सबसे कठोर दंगारोधी कानून है, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद उत्तराखंड भी शामिल हो चुका है। ऐसे में अब देवभूमि को साजिश के तहत सुलगाने की कोशिश करना तो दूर, सोचना भी दंगाइयों के लिए नामुमकिन है। दरअसल पिछले महीने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुए दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद मार्च में अध्यादेश के रूप में इसे पहली बार पेश किया गया था, जो अब कानून की शक्ल ले चुका है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राष्ट्र की परिसंपत्तियों के संग जो नुकसान करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ परिस्थितियां किसने पैदा की उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बनभूलपुरा का जिक्र मैं करते हुए कुछ लोगों को देख रहा था, उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि हालात क्यों पैदा हुए। 1943 के, 1945 के, 1947 के पट्टों को मानने से जब सरकार ने मना किया और एक हिंदू मुसलमान नैरेटिव सेट करने की कोशिश की प्रशासन और पुलिस ने और सरकार ने, तब ये दंगे होने की नौबत वहां आई। किसी द्वेष भावना से, गलत इरादे से ऐसे मामलों में अगर सरकार कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से यह कदापि उचित नहीं होगा। यानी उत्तर प्रदेश में योगी का जो फॉर्मूला काफी हिट हुआ, जिस कानून ने दंगाइयों के घर बिकवा दिए, अब उसी कानून की मदद से धामी सरकार यूपी की राह पर चल चुकी है और दंगाइयों को चेतावनी दे चुकी है, अगर हल्द्वानी की तरह दंगा करने की जरूरत की तो 7 पुश्तें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।